अमेरिका से रूस तक बड़े फैसले हो रहे हैं जो सीधे आपके कल को बदल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, आपकी सोच और करियर के लिए जरूरी हथियार है। अगर आप वाकई अपडेटेड और आगे रहना चाहते हैं तो इसे मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीघ्र बैठक की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस जारी है, जिससे न्यायाधीशों में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। ट्रंप के जन्मदिन पर वॉशिंगटन डीसी में प्रस्तावित सैन्य परेड की लागत $45 मिलियन तक पहुंच सकती है। तकनीकी क्षेत्र में एप्पल ने अमेरिका और यूरोप में अपने ऐप स्टोर से फोर्टनाइट गेम को हटा दिया है, जिससे एपिक गेम्स के साथ विवाद और बढ़ गया है। चीन के शेयर बाजार में गिरावट के बाद अमेरिकी सूचीबद्ध चीनी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में निवेशकों की वापसी देखी गई है। इसके अतिरिक्त चीन के होटल उद्योग में शहरीकरण, पर्यटन प्रचार और वैश्विक व्यापार यात्रा के कारण 2033 तक $170.4 बिलियन तक की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। मनोरंजन क्षेत्र में IQIY ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MNA क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नई शाखा और स्थानीय साझेदारी की घोषणा की है, जिससे चीनी कहानियों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों में पहली बार शांति वार्ता इस्तांबुल में आयोजित हो रही है, जिसमें दोनों पक्ष संघर्ष विराम और संभावित समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के 1177वें दिन रूस ने 2 बस्तियों पर नियंत्रण का दावा किया है, जबकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को सहित कई शहरों में हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। भारत सरकार सिंधु नदी पर एक नया परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है, जिससे पाकिस्तान को जाने वाली जल आपूर्ति में कटौती हो सकती है। वित्तीय क्षेत्र में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खेल के क्षेत्र में 4 से 15 मई तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सफल समापन हुआ, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। जापान के होटल बाजार में विदेशी पर्यटन और थीम आधारित आवासों की मांग के कारण 2033 तक $26.85 बिलियन तक की वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा जापानी कंपनी KDDI ने SpaceX के स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने की शुरुआत की है, जिससे पर्वतीय और समुद्री क्षेत्रों में भी संचार संभव हो सकेगा। राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री तारो आसो पोप्लियो के उद्घाटन समारोह में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। जर्मनी ने यूरोपीय ऊर्जा एक्सचेंज में 1.607 मिलियन स्पॉट कार्बन परमिट्स की नीलामी की, जिसकी कीमत 72.94 यूरो प्रति टन रही। यह नीलामी यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। इसके अलावा जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बर्लिन में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों पर चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना था। यूनाइटेड किंगडम पूर्व ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर लगी आग में 2 दमकल कर्मियों और एक नागरिक की मृत्यु हो गई। यह अड्डा अब एक स्मारक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में मई की शुरुआत में रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया, जिससे देश भर में 439 से अधिक जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे अग्निशमन सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में ईरान के खिलाफ मामला दायर किया है, जिसमें 2 फ्रांसीसी नागरिकों की 3 वर्षों से ईरान में हिरासत को चुनौती दी गई है। यह कदम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। साथ ही 78वें कान फिल्म महोत्सव में एक प्रमुख फ्रांसीसी फिल्म के अभिनेता को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते रेड कारपेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। महोत्सव ने अपनी नीतियों को सख्त करते हुए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। ब्राजील ने 2025 की आग की मौसम से पहले राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जिससे अमेजन वर्षावन और अन्य जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने अतिरिक्त 250 संघीय दमकल कर्मियों की भर्ती और 6 अमेजन राज्यों को 45 मिलियन रियाल्स यानी $8 मिलियन की सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त ब्राजील ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार खनन कंपनियों वैले और BHP के साथ $23 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि 20 वर्षों में प्रभावित लोगों और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए दी जाएगी। कनाडा में 2025 की वाइल्डफायर सीजन के दौरान मैनिटोबा और ओंटारियो प्रांतों में लगभग 100 सक्रिय जंगल की आग लगी हुई है। मैनिटोबा के लैक डू बॉनेट शहर में आग के कारण 2 नागरिकों की मृत्यु हुई है और लगभग 1000 लोगों को निकाला गया है। इसके अलावा कनाडा में गैसोलीन की कीमतों में अस्थिरता की संभावना जताई गई है, जिसे विश्लेषकों ने ट्रंप फैक्टर के रूप में वर्णित किया है। यह अमेरिकी नीतियों के प्रभाव के कारण हो सकता है। Visuals, ON screen text listing video specifications, format 16:9, full HD for YouTube.
वीडियो क्लिप्स और इमेजेस कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स पिक्सबे, पेक्सेल्स, मिक्सकिट, बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री फ्रॉम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, वीओ प्रोफेशनल, क्लियर और एंगेजिंग इन हिंदी, subtitles, English, one sentence at a time, transitions, smooth transitions and animations, special effects, light use on infographics and 3D animations. Visuals on screen text listing, audio improvement guidelines. नैरेटर की आवाज वीडियो के दौरान संतुलित और स्पष्ट होनी चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना चाहिए ताकि वॉइस ओवर स्पष्ट रहे। बोलने की गति 1.1 से 1.2 के बीच होनी चाहिए। प्रत्येक सेक्शन के बीच प्राकृतिक विराम होने चाहिए। इटली में अप्रैल 2025 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर को संशोधित कर 1.9% पर रखा गया है, जो पहले के अनुमान से कम है। यह स्थिरता उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। इसके अलावा रोम में चल रहे इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्थानीय खिलाड़ी जैस्मिन पॉलिनी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जिससे घरेलू प्रशंसकों में उत्साह है। ऑस्ट्रेलिया से आए मरीन कॉर्प्स के एक दल ने फिलीपींस में होने वाले कामनदाग सैन्य अभ्यास में हवाई के एक लिटोरल रेजिमेंट और ऑस्प्रे स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई बल इस तरह की कमान संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त पोर्ट नोर्लुंगा जेटी के पास एक 66 वर्षीय व्यक्ति पर शार्क हमले की घटना ने समुद्र तटों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया की केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 1.5% कर दिया है और ब्याज दर को 2.75% पर लाया है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और पिछले वर्ष घोषित मार्शल लॉ के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में लगी भीषण जंगल की आग ने 28 लोगों की जान ले ली है और लगभग 38,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 3 वर्षों में पहली बार सीधी शांति वार्ता हुई। ये बैठक दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि 23 अप्रैल 2025 को इस्तांबुल में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में 359 लोगों को घायल कर दिया और व्यापक क्षति पहुंचाई। सऊदी अरब ने 2024 में लगातार तीसरे वर्ष मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में ई गवर्नमेंट सेवाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 96% परिपक्वता दर हासिल की गई है। यह उपलब्धि डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाती है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। गाजा में इजरायली हवाई हमलों के चलते कम से कम 64 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन हमलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में भूखमरी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और सहायता का आश्वासन दिया है। स्पेन में 2025 के बेनेडोर्म फेस्ट के लिए लगभग 1000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो पिछले संस्करण की तुलना में 200 अधिक हैं। यह उत्सव स्पेनिश संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और इसमें चयनित प्रतिभागियों की घोषणा नवंबर 2024 में की गई थी। इंडोनेशिया के सेंट्रल पापुआ में इंडोनेशियाई सेना और फ्री पापुआ संगठन के बीच झड़पों के बाद 14 दिनों की आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है। इन झड़पों में 18 विद्रोहियों की मृत्यु हुई है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए निकासी और मानवीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी जैरेड शॉ को इंडोनेशिया में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 132 गांजा युक्त कैंडीज बरामद हुई है और उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। जर्मन ऊर्जा कंपनी यूनिपर ने स्वीडन में अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना की घोषणा की है। सोलग्रिड के साथ साझेदारी में ये परियोजनाएं 35 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली होंगी और 2026 की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू होगा। यह पहल स्वीडन की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। नीदरलैंड्स की विश्वविद्यालयों में गाजा में इजरायली कार्रवाइयों के विरोध में छात्रों और कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन विश्वविद्यालयों के इजरायली शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंधों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनों में इमारतों का कब्जा, धरने और शिक्षण सत्र शामिल हैं। स्विट्जरलैंड की औद्योगिक उत्पादन दर 2025 की पहली तिमाही में 7.3% बढ़ी है, जो देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाती है। इसके अलावा बेसल शहर 69वें यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की मेजबानी कर रहा है, जिससे सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बना हुआ है। ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को समाप्त करने और परमाणु हथियार न बनाने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते अमेरिका प्रतिबंधों में राहत दे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका से एक प्रस्ताव मिला है, जिससे परमाणु वार्ता में नई दिशा मिल सकती है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो नई मुद्रास्फीति रणनीति की उम्मीदों को दर्शाता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की सहायता में कटौती के कारण देश के HIV कार्यक्रम से 8000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हटाए गए हैं। मिस्र ने 2030 तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG खरीदने की योजना बनाई है, ताकि घरेलू उत्पादन में कमी और बढ़ती गर्मियों की बिजली मांग को पूरा किया जा सके। इसके अलावा मिस्र ने गाजा में नागरिकों पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है और क्षेत्रीय शांति के लिए अरब एकता का आह्वान किया है। सिंगापुर ने अप्रैल 2025 में अपने निर्यात में 12.4% की वृद्धि दर्ज की है, जो अनुमान से अधिक है।
हालांकि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में संभावित समायोजन की चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी की आपूर्ति में कटौती की योजना को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देने का निर्णय लिया है।